Hello everybody, welcome back to the classroom. अच्छा, चलो ठीक है. What we guys will be doing now, we will be starting our session in just some time, just waiting for some more students to join. देख लेते हैं कुछ और बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग just in some moments start करेंगे. ठीक है, चलो stay connected. और it is just for your information that one of the people from my side will be over there on chat support all the time, right? So अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग द सेशन, तो यू कैन particularly ask your questions over there over the chat. He will answer each and everything. और बीच बीच में मैं तो पूछ ही रहा हूँ, राइट? बीच बीच में मैं तो पूछ ही रहा हूँ, राइट? चलो खैर, एनीवेज, तो जस्ट इन नेक्स्ट 2 minutes विल बी स्टार्टिंग आवर सेशन. ठीक है, चलो वी आर गुड टू गो. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. So the very first thing which we are going to learn today is the elimination technique. ओके सर, ये एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है? वो आप लोगों ने जो अपने क्वेश्चंस लास्ट क्लास के अंदर देखे थे, यू गाइस नो दैट वेरी वेरी वेल कि किस तरीके से टेक्निक को यूज करना है. नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस एलिमिनेशन टेक्निक, सो व्हाट इज दिस एलिमिनेशन टेक्निक एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट? हम लोग इसको यूज कैसे करें? ठीक है, देखो सर, सबसे पहली बात व्हेनेवर इट कम्स टू एनी एमसीक्यू वी गॉट बीइंग लाइक 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस जो भी है. इसमें से लेट अस से कि जैसे आपको 2 ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन नंबर ए और बी के बारे में तो आपको पता है, बट सी और डी के बारे में आपको नहीं पता कि आंसर है क्या, राइट? दिस एलिमिनेशन टेक्निक इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिस बारे में आपने आज से पहले बहुत बार नहीं सुना होगा. सो वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट कि हमने किसके बारे में सुना है और किसके बारे में नहीं सुना. वो टेक्निक आप यूज करते भी हो अपने क्लासरूम्स के अंदर, बट आपको पता नहीं है कि इसको एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं. बहुत सारे बच्चे यूज करते भी हो. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, अभी बताऊंगा आगे चल के एट सम पॉइंट ऑफ टाइम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एलिमिनेशन टेक्निक. बट अभी पहले बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंशियल रूल? प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इंपोज कर सकता है. 355 और 352 ये दोनों तो सेम सेम थे, बताया था कि सेम सेम है भैया, इमरजेंसी लगा देंगे. पर ये कहां लिखा था कि प्रेसिडेंट लगा सकता है? 356 के अंदर. 360 के अंदर भी था सर, बट यहाँ पर वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है. वो किसकी बात कर रहा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है. और यहाँ पर जो बात हुई है दैट इज ऑल अबाउट इमरजेंसी. कह रहे सर या तो पूरे इंडिया के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, वो वाली बातें हमने यहाँ पर करी थी. ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. कह रहे सर देखो, अब यहाँ पर एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, कह रहे सर सबसे पहले क्या आता था, एक डायग्राम बनवाया था. ऑफर प्लस, बोलो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस. ओके, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट. बस रुक जाओ. अब जितने बच्चों ने को ये डायग्राम याद है, बहुत अच्छी बात है. अगर आपको ये डायग्राम याद नहीं है तो बस इतनी सी बात याद रखना कि पहले ऑफर आता है, वो एक्सेप्ट होता है, वो प्रॉमिस बन जाता है. इसी सीक्वेंस से चलना है. वो क्या कह रहा है? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. मतलब प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस जिसके अंदर ऑलरेडी कंसिडरेशन है. ऑफर क्या होता है? सर ऑफर तो वो होता है जब एक बंदा दूसरे इंसान को ऑफर देता है. ऑफर और ऑफरी, मतलब ये आंसर नहीं है. प्रपोजल और ऑफर एक ही बात है सर, ये भी आंसर नहीं है. तो नन ऑफ द अबव. क्या एग्रीमेंट आंसर है? जी नहीं, एग्रीमेंट ही आंसर है. सॉरी. ठीक है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट. फिर से बता रहा हूं, देखो नन ऑफ द अबव फिर से आंसर नहीं था. अभी हम लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे चीजों को जितना अच्छे से आपने पढ़ा होगा उतना अच्छे से देखने को मिलेगा. एलिमिनेशन वाली टेक्निक अभी दोबारा से यूज करके दिखाता हूं. अभी जिन बच्चों को समझ में नहीं आई, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम पार्ट अगेन.
अगला क्वेश्चन जो है ये है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, ये सीधा कहता है आर्टिकल नंबर 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या कहता है। कह रहा है सर आर्टिकल नंबर 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये कहता है कि भैया जो अनटचेबिलिटी है, जो आपकी अनटचेबिलिटी है, इसको एक ऑफेंस कहा जाएगा। आप अनटचेबिलिटी कर लो पर ऑफेंस है। या तो ये बोला जाए कि ठीक है नहीं यार ये फॉरबिडन है, या तो ये बोला, या तो ये हेडिंग अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश या ऑल ऑफ द अबव। अब जिस बच्चे को लगता है कि जहां भी ऑल ऑफ द अबव दिखेगा आंसर वही होगा, गलत। जब स्पेसिफिकली वो आपसे पूछ रहा है, जब आपको कुछ नहीं आता हो, तो ऑल ऑफ द अबव वाला तुक्का यूज करना है, ठीक है। बट मैंने फिर से बताया था कि 4 में से 3 का आंसर ही ऑल ऑफ द अबव होगा, उसके अलावा नहीं। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस, जरूरी नहीं है यही आंसर हो हमेशा। अब एक आधा बच्चा आपकी क्लास में से हाथ रेस करेगा, ठीक है। वो ये बोलेगा कि सर नहीं, नहीं सर नहीं, आपने जो भी बताया वो सबका मतलब तो एक ही है। हाँ, ये वही बच्चा जो क्लास में जाग रहा है, बाकी सारे सो रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं है भाई, गलत पढ़ा दो तो गलत पढ़ लेंगे। कह रहे सर एक बात बताओ, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन, मना है, मना है। अगर आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हो तो वो एक ऑफेंस है, और अनटचेबिलिटी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है इंडिया से, यही तो आर्टिकल नंबर 17 में लिखा है। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपने गलत क्यों पढ़ाया था पहले, यही चेक करने के लिए कि आप लोग सो तो नहीं रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं कुछ भी पढ़ा दूं और आप पढ़ते चले जा रहे हो। बुक है, चेक कर सकते हो बेटा। मेरी क्लासरूम ऑलरेडी, अगर आपको पेपर में 100 चाहिए तो मेरी क्लासरूम का जो लेवल है वो 200 के लेवल का है। उनके नोट्स संभाल कर रखना, वो एग्जीक्यूटिव में भी आपको हेल्प करेंगे। बहुत 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 ज्यादा है क्लासरूम में, ठीक है। आगे चलते हैं, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, मीनवाइल यू गाइस कैन आल्सो डू वन थिंग, कि आप लोग साथ के साथ आंसर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवर द चैट सपोर्ट आप आंसर कर सकते हो, जैसे पहले किया कुछ बच्चों ने किया होगा, मेरे बंद वो देख रहा होगा यार। 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड, कब ऐड किया गया था 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा पहले ये बताओ 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। सर वो ये बताता है जो नेता वेता है ना, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अगर ये लोग वोट नहीं करेंगे तो बस बात खत्म सर, है ना, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप देखते हो बड़े से बड़ा लीडर जो भी हो वोट करने जरूर जाता है, अगर वोट करने नहीं जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएगा। तो इसका आंसर क्या है, आंसर पढ़ा होगा पहले, बताओ 52nd अमेंडमेंट, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट आती रही है, अमेंडमेंट आती रहेगी, बट अगर मैं एग्जैक्टली इस टर्म की बात करूं तो ये 10th शेड्यूल कहीं ना कहीं बात करता है आर्टिकल नंबर 10102 और 191 के बारे में। कह रहा सर अब एक बात बताओ, आपकी एक कंपनी है, उसके अंदर जो आपका रेम्यूनरेशन है फर्स्ट ऑडिटर्स का, सबसे पहले आपने ऑडिटर्स को अपॉइंट किया, और उन ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करेगी, नहीं सर, सरकारी कंपनी थोड़ी है। अगर सरकारी कंपनी होती तो ये लोग हमारे को बताते, एग्जैक्टली शाबाश, मतलब एक नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है। क्या क्या ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा, क्या मेंबर जनरल मीटिंग में डिसाइड करेगा, या बोर्ड खुद डिसाइड करेगा। पहली वाली जनरल मीटिंग के लिए बोर्ड खुद ही सब डिसाइड कर देता है, बोर्ड खुद ही डिसाइड कर देता है सबसे पहली वाली के लिए। उसके बाद हम जाते हैं मेंबर्स को मिलते हैं, ठीक है। चलें आगे, इसके बाद जो भी है डिसाइड बोर्ड ही करेगा, बट उसको वैलिडेट करवाया जाता है। अगर ये वर्ड यूज कर देता कि सर डिसाइड कौन करेगा, कोई देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बात करूं एलिमिनेशन के बारे में, तो एक बात बताओ, क्या सबसे पहले ऑडिटर कोई बंदा अपनी रेम्यूनरेशन खुद डिसाइड कर सकता है, नहीं सर, ये तो बात ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करेगी भाई, सरकारी कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। कोई गड़बड़ हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। मेंबर्स एट जनरल मीटिंग और बोर्ड के बीच में अगर मैं परेशान हूं तो बस एलिमिनेशन से 4 में से 2 ऑप्शंस तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, बचते हैं बाकी के 2। खैर एनीवेज, कह रहा सर एक बात बताओ, क्या कौन सा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जस्टिस यानी कि न्याय। हिपोक्रेसी, मैग्नामिटी, सर मैंने ना लेजिटिमेट सुना है, तो लेजिटिमेट ही आंसर होगा, यस यस, ठीक है। अच्छा अब चलो एक काम करते हैं, अब धीरे धीरे मुझे एक चीज बताओ कि एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्या वैलिड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है, नन ऑफ द अबव, वॉइड, वॉइडेबल,
सर पता नहीं, जो बच्चा कंफ्यूज है वो समझो इस बात को। क्या वैलिड एग्रीमेंट को इन्फोर्स कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। क्या वॉइडेबल एग्रीमेंट को इन्फोर्स कर सकते हैं? हाँ यार, वो पहले तो वैलिड था ना, वो पहले तो वैलिड था बट बाद में वॉइडेबल हो गया। और वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि एक पार्टी इन्फोर्स कर सकती है, दूसरी इन्फोर्स नहीं कर सकती। क्या वॉइड एग्रीमेंट को इन्फोर्स कर सकते हो? नहीं सर, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। हमेशा ये नहीं देखना आपको, अगर आंसर आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो ये देखना है कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता, रिवर्स चलना है। पहले पेपर के अंदर जैसे बताया था, लेंदी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है जो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करने में लग जाते हैं। लंबा सा पैराग्राफ है, आओ चलो इसी को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कौन से बच्चे ने लॉ ऑफ टॉट नाम का चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। कह रहे सर इनमें से क्या है कि जो लॉ ऑफ टॉट डील नहीं करता? ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है सर, करेक्टिव जस्टिस ये तो देगा ही देगा, डिटरेंस भी देगा, कंपनसेशन भी देगा, इम्पोजिशन ऑफ मोरल ब्लेम। आपने ऐसे ही किसी पे इल्जाम लगा दिया, कह रहा सर वो चीजें नहीं देखता है, ऐसा तो चलता ही रहता है, सास बहू में कभी कभी चलता रहता, बस वो वाले को कवर नहीं करता। कहता प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन क्या है? कह रहे सर सबसे पहली बात, कंपनसेटिंग द क्लेमेंट। ठीक है, जो भी बंदा आपके पास आया है, जो क्लेम कर रहा है, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये सबसे पहले आता है। अच्छा, एक चीज और बहुत क्लियरली आपको बता देता हूँ कि जितने भी एमसीक्यूज आप देखने जा रहे हो पर्टिकुलरली मेरे सब्जेक्ट के अंदर, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हैं। मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कहीं पर भी कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इंस्टीट्यूट खुद चाहता है कि आप पास हो जाओ भाई, आप पास हो जाओ। ठीक है, लॉ ऑफ डॉट, याद रखना इस चीज को। कह रहे सर एनीवेज आगे चलते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब एग्रीमेंट है और उसके बाद वो इनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो क्या होगा आंसर? क्या नन ऑफ द अबव? क्या एग्रीमेंट होगा? नहीं सर, एग्रीमेंट की तो बात कर रहा है, तो एग्रीमेंट नहीं है। क्या दोनों आंसर है? नहीं। क्या दोनों में से एक तो आंसर होगा ही यार, कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट। ओके ओके ओके। कह रहा सर अब एक बात बताओ, आपने बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है हमारे पास और हमारे पास लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी है। लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? मैंने कहा एक सिविल लॉ है यार, एक सिविल लॉ है, सिंपल सी बात है। कह रहा नहीं, लॉ ऑफ टॉर्ट आपको बताता है क्या गलत है क्या सही है, वो ये बताता है। कहता है बट सर एक चीज जो मेरे को आपसे पूछनी है वो ये है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बताता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या आपको ये कहता है कि यार, अच्छा देखो पहले तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, वो पूछ रहा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफरेंट है लॉ ऑफ टॉर्ट से। तो टॉर्ट के बारे में नहीं बताना, इसके बारे में बताना है। आधे बच्चे क्या करेंगे, टॉर्ट वाले आंसर को लिख देंगे। ठीक है, क्या टॉर्ट जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों कोर्ट में जाता है? नहीं, सिर्फ सिविल में जाता है। टॉर्ट इज मेड अप प्रीडोमिनेंटली, इसकी तो बात ही नहीं करनी है ना। क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा रिटन होते हैं? नहीं, ओरल भी होते हैं, ओरल भी होते हैं। कह रहे सर डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ ये बात करता है, इट जनरली कंसर्न्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज ओनली। दो पार्टीज ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम सिर्फ उस बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब सर एक चीज और समझ में आ रही है यहाँ पे, जो आसान लग रहा है ना वही आंसर है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक्शनेबल क्लेम नाम की एक चीज मैंने क्लास में बताई थी, एक्शनेबल पर सी क्या होता है? एक्शनेबल पर सी, बहुत बार क्या होता है कि आप जा रहे हो कहीं पर गाड़ी लेकर या बाइक लेकर, आप जाते हो, टक्कर हो जाती है, तो दिख रहा है कि एक्शन में कि भाई देख लॉस हो गया है, पैसे दे दियो इसके। ठीक है, बट बहुत बार ऐसा एक्शन हो जाता है जहां पे आपके पास प्रूफ ऑफ डैमेज है ही नहीं। जैसे आप गिरे बट आपको चोट नहीं लगी। आप कहोगे नहीं नहीं मैं गिरा, वो कह रहा चोट लगी है, कहता नहीं, कहता लग जाती तो कह रहा सर एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज। कह रहा पर लग जाती तो, पर लगा हुआ है ना, कह रहा पर लग जाती तो, कहता विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज, पर सी माने विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज। ठीक है सर, अब कितने बच्चों ने क्लासरूम के अंदर प्रपोजल नाम के वर्ड की सॉरी प्रॉमिस की डेफिनेशन पढ़ी है?
सर प्रॉमिस में क्या होता है, हम किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए अपनी कंसेंट देते हैं, वही प्रॉमिस है। तो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पर्सन और टू डू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ, बोलो सर, प्रॉमिस तो नहीं है इसका आंसर। यस, प्रॉमिस नहीं है। दोबारा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कह रहे सर एक इंसान, ठीक है, इसने क्या करा, असेंट, ये दूसरे वाले बंदे के पास जा रहा है, क्यों जा रहा है कि यार चलो ठीक है मेरे को, या एक बंदा यहां से, इस लड़की का नाम है बिजली, बिजली आती है किसके पास, वीरू के पास, वीरू को आकर एक प्रपोजल देती है। ये प्रपोजल देने का पर्पस क्या है सर, ताकि वीरू जो है हाँ कर दे और इन दोनों की शादी हो जाए। शादी करा दो तुम, पहले पहले इन दोनों की शादी करना, चक्कर चुक्कर कुछ मत चलवाना, सीधा शादी करा दे, है ना। कह रहा सर कोरोना का टाइम, अरे जो भी टाइम है, when a person signifies to another his willingness to do, उसने क्या किया है, अपनी willingness दी है, वहां पर अपनी assent दी है। बता रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं आता है वो ध्यान रखना, जिनको आता है वो तो 1 मिनट में बता देगा कि प्रपोजल की डेफिनेशन है, ऑफर की डेफिनेशन है। अब असेंट क्यों दी है, टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि मैं ये काम नहीं करूंगा। तो सर इस किसकी डेफिनेशन है, प्रपोजल की, प्रपोजल की, प्रॉमिस की नहीं है। प्रॉमिस की तो क्या होती है, प्रॉमिस की क्या होती है डेफिनेशन, हमारे को पता ही नहीं है प्रॉमिस की डेफिनेशन। अगर आप अपने पेपर को ही ध्यान से देखते हो तो आंसर वैसे भी मिल जाएगा। प्रॉमिस का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ऐसा ही होता है ना। तो वो क्या होता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। एवरी ऑफर होता है या पता नहीं क्या होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, दैट इज एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। बट वो तो एग्रीमेंट की होती है, वो तो एग्रीमेंट की होती है यार। नहीं 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 नहीं, प्रॉमिस की होती होगी व्हेन अ पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। जिसको भी आपने ऑफर दिया है, अगर वो अपनी असेंट दे देता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। बट यहाँ पे वो कह रहा है असेंट लेनी है, असेंट लेनी है, ठीक है। चले आगे। ओके, कह रहा सर ये भी तो वही है। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। आपने सामने वाले की हाँ अभी मिली नहीं है। अगर आप किसी के पास जाते हो रेड रोज लेकर, चॉकलेट लेकर, तो आप क्या चाहते हो कि भाई अगला अगली हाँ कर दे यार। तो आप जो देने जा रहे हो वो एक प्रपोजल है, वो एक ऑफर है। घुटनों पे बैठ जाओगे, उसको फूल वूल दोगे यार, समझा करो ना, क्यों, ताकि वो हाँ कर दे। विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट, असेंट मिल जाएगी तो अपने आप ही प्रॉमिस बन जाएगा। बेबी आज के बाद तुम्हारे अलावा किसी को आंख उठा के नहीं देखूंगा बेबी। चलो आगे चलते हैं। कह रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं एक प्राइवेट कंपनी के अंदर। बहुत सिंपल सी टेक्निक बताई थी, 2 और 2 100। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी आर 2 एंड मैक्सिमम आर 200। कह रहा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी में क्या क्या होता है सर, क्या परपेचुअल सक्सेशन होता है। हाँ मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जैसे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, राइट, सड़क पे देखते हैं तो क्या है, सड़क सेम रहती है, बस ट्रैफिक चेंज होता रहता है। तो वो क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। कॉमन सील होती है, बिल्कुल होती है। और यहाँ पर ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी होता है। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या है, ऑल। सर फिर से निकला ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तुक्का नहीं मारना है इसका मतलब, इसका मतलब तुक्का नहीं मारना है यार, ठीक है। बेटा फिर से कह रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो बीच में बता देना, ठीक है। माई पर्सन इज देयर टू असिस्ट यू। कोई बात नहीं, अभी बस खत्म करने वाले हैं, फिर तो मैं पूछूंगा। कह रहा है अब फॉलोइंग इंटरेस्ट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ डाउट। कौन सा प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। अब ये तो बच्चों को पता ही नहीं है। अब एक सिंपल सी बहुत एक जनरल थिंकिंग रखते हैं और सोचते हैं, क्या फिजिकल सेफ्टी प्रोटेक्ट होती है। हाँ सर, अगर कोई बंदा आके मुझे पीट देता है, ठीक है, कोई बंदा आता है मेरे पास और वो मेरे को आकर मारता है तो मेरे को पुलिस बचाएगी ना। हाँ सर बचाएगी, सर बिल्कुल बचाएगी, ठीक है। तो सर ये फिजिकल सेफ्टी तो कवर्ड होगा। कह रहे सर रेप्यूटेशन का लॉस हो जाए। अगर आज मैं अपनी क्लास का नाम रख देता हूं नाइकी क्लासेस, ठीक है, या तो एक काम करता हूं, मैं नाइकी का डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता हूं, तो नाइकी तो कहेगा ना कि भाई तू तो हमारी बेइज्जती कराया जा रहा है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, जाके अपना ब्रांड बनाया हमने, तुमने हमारा डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया। कह रहे सर कल को किसी को रेपुटेशन का लॉस हो जाता है तो वो भी कवर्ड होगा,
ठीक है। कह रहे सर अगर कोई बंदा अपने लैंड पर आराम से इंजॉय कर रहा है, आप जाते हो मुन्ना भाई की तरह जगह खाली करा देते हो, तो ये भी कवर होगा। पर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू कंपटीशन खत्म, ये नहीं चलेगा। कैसे? मान लीजिए चलो आपकी कॉलोनी के अंदर कोई ना कोई किराने वाली दुकान, किराने की दुकान सबके यहाँ पर होता है ना, गली के कोने पर सबके यहाँ पे किराने की दुकान है। एक एक किराने की दुकान है, ठीक है, एक किराने की दुकान है। इस किराने की दुकान का नाम है जो भी है लाला राम। इसके बराबर में एक और दुकान खुल जाती है जेठालाल। जेठालाल आकर एक और दुकान यहाँ पर खोल देता है। ओके, टप्पू की सेना यहाँ पे बैठती है। कह रहे सर अब एक बात बताओ, अगर लाला राम के पास 100 कस्टमर्स आते थे, तो अब जेठालाल के आने की वजह से ये 100 कस्टमर्स में से कुछ इधर भी जाएंगे। कहता हाँ। कह रहा चलो लेट अस से कि 30 यहाँ चले जाते हैं, तो लाला राम के पास रह गए 30, तो ये कंपटीशन हुआ। क्या ये जाकर जेठालाल को मारेगा, पीटेगा, उस पर केस कर देगा कि तूने दुकान कैसे खोली यहाँ पर, मैं काम कर रहा था ना, तूने दुकान कैसे खोली यहाँ पर? हो सकता है ऐसा? कहता है नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान कंपटीशन के अंदर आ रहा है तो ये आपका राइट है कि ठीक है आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस करोगे तो कंपटीशन होगा, और सरकार कहती है कि अगर कंपटीशन होगा तो ही आपका फायदा होगा। ठीक है, तो ही आपका फायदा होगा। कह रहे ठीक है सर, ओके। कह रहे तो अगर आपका कमर्शियल प्रॉफिट कम हो रहा है ड्यू टू कंपटीशन, तो इसके लिए किसी पे केस नहीं किया जा सकता। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। कह रहे अब एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? भाई किसने लिखा था? एक ही नाम बताया था, भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब हमेशा की तरह एक ही बात कि सर जो भी आपके पास डाउट्स हैं आप मुझे बता सकते हैं। कुछ बच्चों को अगर शर्म आती है पूछने में, शर्म आती है कि नहीं 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 मैं ऐसे कैसे पूछ लूं तो आप एक काम कर सकते हैं, क्लासरूम के अंदर भी मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है, यू कैन शेयर योर डाउट्स एनी टाइम। ठीक है, सर लेट रिस्पॉन्ड करते हैं बट कोई बात नहीं, सर जी नालायक हैं तुम लोग थोड़ी यार। ठीक है, चलो, ठीक है, दैट्स इट, बस बस। ठीक है, now we are done for the day. Bye bye, take care of yourself, we'll see you in other classrooms. Bye.